हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विषाणु एवं उनसे होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक से अक्सर सभी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विषाणु, यानी इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। वायरस शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। जो वायरस शब्द है ये लैटिन शब्द से डिराइव्ड किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉइजन या वीनम या विस्कस फ्लूइड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, यानी वायरस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे पॉइजन यानी जहर, वीनम या विस्कस फ्लूइड कहा जा सकता है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन, जैसे आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि वायरस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में आपका पॉइजन भी दिया, वीनम भी दिया है, विस्कस फ्लूइड दिया, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ दीज। तो क्या मारेंगे आप? ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कोई एक होगा। मान लीजिए इनमें से एक दिया और 3 ऑप्शन डिफरेंट होगा, तो ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया होगा तो ये ध्यान रखने वाली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वायरोलॉजी कहते हैं। यानी वायरोलॉजी में हम विषाणु या वायरस का हम अध्ययन करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं। जो साइंटिस्ट वायरस पर अपना स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजिस्ट कहते हैं। वायरस शब्द किसने दिया था? तो लुईस पास्चर ने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वायरस शब्द किसने दिया था? लुईस पास्चर। ये पूछा गया बहुत से एग्जाम, यानी वनडे जैसे टीजीटी पीजीटी में भी ये पूछा गया है कि वायरस शब्द किसने दिया, तो लुईस पास्चर ने। फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एम.डब्ल्यू. बेइजरिंग को कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी फादर ऑफ वायरोलॉजी किसे कहा जाता है? एम.डब्ल्यू. बेइजरिंग को कहा जाता है। बेइजरिंग ने लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड को क्या कहा? कंटेजियम विवम फ्लूइड का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यह भी आपका नीट में भी पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में आप पेपर उठा के पूछ लीजिए कि लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड को क्या कहते हैं, तो कंटेजियम विवम फ्लूइड कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा इसमें जो भी है आप याद रखिएगा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। यानी पॉइजन, वीनम, विस्कस फ्लूइड, वायरोलॉजी, लुईस पास्चर, एम.डब्ल्यू. बेइजरिंग और कंटेजियम विवम फ्लूइड, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। वायरस को नॉन सेलुलर या सब माइक्रोस्कोपिक या आपका दिया होगा, या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पे नॉन सेलुलर क्यों कहा गया इसको? क्योंकि यहाँ पे नॉन सेलुलर इसलिए कहा गया क्योंकि ये कोशिका से मिलकर नहीं बना है। लेकिन ये आपका जब कोशिका सिद्धांत दिया जा रहा था, कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने दिया था। इन्होंने बताया कि सभी जीव, जितने इस जीव जगत में जीव पाए जाते हैं, सभी जीव क्या है, उनका जो शरीर होता है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये थ्योरी क्या थी, इसको फॉलो नहीं कर रही थी। वायरस यहाँ पे क्या हो रहा था? एक्सेप्शन हो जा रहा था, इसको फॉलो नहीं कर रही थी, क्योंकि वायरस का जो शरीर था वो कोशिका से नहीं मिलकर बना था, और ये कह रहे थे कि सभी जीव जो होते हैं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर तो इनके जो सेल थ्योरी थी या कोशिका सिद्धांत वो क्या हो गया, यानी इस जीव को फॉलो नहीं कर रहा था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए जिसको नाम हुआ वीरकोच। क्या नाम है? वीरको, याद रखिएगा, वीरको मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वीरको ने क्या किया? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। कौन सा सेल थ्योरी? मॉडर्न सेल थ्योरी दिया। और इन्होंने बताया मॉडर्न सेल थ्योरी में कि कोशिका में क्या होता है? विभाजन होता है, और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनती हैं। यानी एक लाइन में इसको कहा जाए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी एक लाइन में उन्होंने किया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये पूछा गया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने किया, तो वीरको ने कहा था, या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब हुआ कि जो भी कोशिकाएं बनती हैं, जो भी नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। तो ये तो यहाँ पे कोशिकाएं हैं नहीं, तो ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनेगी नहीं। तो यहाँ पे मॉडर्न सेल थ्योरी क्या हुआ, इसको
फॉलो करता है। यहाँ पे ये एक्सेप्शन नहीं था, याद रखिएगा। अब यहाँ पे वायरस को एक संयोजक कड़ी बोलते हैं, यानी जौ और अजौ। जौ मीन्स होता है सजीव, अजौ मीन्स होता है निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव के बीच का इसको संयोजक कड़ी कहते हैं, क्योंकि यह सजीवों की भांति भी अपना क्या करता है, कुछ इसमें लक्षण पाए जाते हैं। यानी जब ये लिविंग होस्ट शरीर के अंदर इंटर करता है तो सजीवों की भांति क्या करता है, सजीवों की भांति रेप्लिकेशन करता है और अपना स्वयं प्रोटीन का निर्माण करता है। रेप्लिकेशन करता है और स्वयं अपना क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करने लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये सजीवों की बात लिविंग सेल में इंटर करते ही सजीवों की बात में अपनी संख्या में बढ़ाता है, रेप्लिकेशन करता है, अपना स्वयं का प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये याद रखिएगा जब ये लिविंग सेल के अंदर जाता है, और जब ये लिविंग होस्ट या लिविंग सेल के बाहर रहता है तो निर्जीव की भांति पड़ा रहता है। इसीलिए वायरस को क्या कहते हैं, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। और ये कैसा होता है, नॉन सेलुलर, यानी कोशिका का मिलकर नहीं बना होता है। ये सब माइक्रोस्कोपिक या अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है या ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये भी पूछ लेगा ऑब्लिगेट पैरासाइट में कैसा होता है, तो ये इंट्रा पैरासाइट, इंट्रा मतलब ये सेल के अंदर पाया जाता है, ये याद रखिए। जो वायरस होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, जिसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इस नेचर को किसने खोजा, दो साइंटिस्ट हुए, बाउडेन और पीरी, दो साइंटिस्ट हुए। इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया कि जो वायरस होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन प्रकृति की खोज किसने किया, तो बाउडेन और पीरी ने किया था। विषाणु या वायरस के प्रोटीन युक्त आवरण को क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। यानी यहाँ पे आप ये डायग्राम पूरा देख रहे होंगे, यहाँ पर कैप्सिड है। ये जो कैप्सिड है पूरे आवरण को यहाँ से लेकर यहाँ के क्या करें, कैप्सिड, यानी प्रोटीन युक्त आवरण को कैप्सिड कहते हैं। यह समान प्रोटीन उप इकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमेरस कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कैप्सोमेरस लिखा हुआ, छोटे छोटे इकाइयों से क्या है, उप इकाइयों से मिलकर बना है। इन्हीं सभी उप इकाइयों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, कैप्सिड कहते हैं। वायरस के न्यूक्लिक एसिड कोर को न्यूक्लियाइड कहा जाता है, यानी जिसमें इसका जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल पाया जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कोर को न्यूक्लियाइड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूछा गया है कि न्यूक्लिक एसिड कोर को, यानी वायरस के न्यूक्लिक एसिड कोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। और वायरस में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब ध्यान रखिएगा, वायरस में डीएनए या आरएनए हो सकता है। ये पूछा गया है बहुत से एग्जाम में, ये दिमाग में इसको रख लीजिएगा कि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा। और ऑप्शन भी याद रखिएगा किस तरह यहाँ पर देगा, ऑप्शन में पूछेगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, पहले में पूछेगा डीएनए है, दूसरे में आरएनए दिया होगा, तीसरे में आपका दिया डीएनए और आरएनए दोनों होगा, चौथे ऑप्शन में दिया होगा या तो डीएनए या तो आरएनए। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ये नहीं कि आप इसमें या तो डीएनए या तो आरएनए अलग अलग दिया मार के चले आए, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके न्यूक्लिक एसिड कोर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ये छोटे आप डायग्राम देख सकते हैं, यानी पूरे इसके जो प्रोटीन युक्त आवरण होता है इसको कैप्सिड बोलते हैं। और ये कैप्सिड छोटे छोटे उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे कैप्सोमेरस कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा। वायरस के द्वारा मनुष्यों में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग, यानी वायरस जो होते हैं मनुष्यों में कुछ इम्पोर्टेंस जो है रोग उत्पन्न करते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इनके संक्रमण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के बांटा गया है। पहला कौन सा है, न्यूमोट्रॉपिक डिजीज। न्यूमोट्रॉपिक डिजीज किसे कहते हैं, यानी रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी श्वसन तंत्र से आपका रिलेटेड होगा, उससे बोलते हैं न्यूमोट्रॉपिक डिजीज। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक या न्यूमोट्रॉपिक डिजीज कौन होता है, तो फर्स्ट आपका आता है कॉमन कोल्ड, जिसे सामान्य जुकाम बोलते हैं, सर्दी जुकाम। ये किस वायरस के कारण होता है, तो राइनो वायरस। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कॉमन कोल्ड किस वायरस के कारण होता है,
तो राइनो वायरस। इसका सिम्टम्स क्या होता है? जब आपको सामान्य जुकाम हो जाएगा तो सिम्टम्स क्या होगा? बार बार आपका नाक बहना, छींक आना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश, सिर दर्द और सीने में जकड़न आदि लक्षण शामिल। ये आपका क्या है? कॉमन कोल्ड के लक्षण है। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो गया है तो आप इनमें से कोई भी लक्षण, 2-3 लक्षण दिख रहे हैं तो आप समझ लीजिए राइनो वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं। सार्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सार्स क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सार्स। अभी इसी फैमिली का जो सार्स है यानी सार्स कोरोना वायरस जो अभी पेंडेमिक हुआ था, जिसका नाम रखा गया कोविड-19, 2019 का मतलब 2019 में टहलका मचाया था, एकदम पूरा आतंकवाद, पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में ला दिया था। तो इसी फैमिली का मेंबर था कोरोना वायरस, जिसका नाम दिया गया था कोरोना 19, तो जिसको हम सार्स कहते हैं। ये क्या है? वायरस का यानी वेरिएंट टाइप्स ऑफ वायरस सार्स कोरोना वायरस इसमें आते हैं। इसमें कौन सा, इसमें अलग अलग इस फैमिली के हैं। इम्पोर्टेंट्स है कि जब आप सार्स कोरोना वायरस से संक्रमित होंगे तो क्या क्या लक्षण आएगा? बुखार आपका आ जाएगा यानी टेम्परेचर शरीर का बढ़ जाएगा, हेडक यानी सिर दर्द होने लगेगा, ड्राई कफ, गले में आपका कफ जम जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होगा। वायरस जब आप कोविड-19 था तब भी ये दिक्कत हो रही थी, वहाँ पे क्या हो रहा था? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंग्स आपके क्या जकड़ गया था, यानी ये लंग्स पर डैमेज करता था और श्वास नली में डैमेज कर रहा था। ये फैलता कैसे था? यानी ड्रॉपलेट्स में, यानी जैसे छींका आपका, छोटे छींकने से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उससे आप फैल सकते हैं, या किसी संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आएंगे तब भी आप इससे संक्रमित हो सकते हैं सार्स कोरोना वायरस मेंबर से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा सार्स कोरोना वायरस क्या है? एक फैमिली है जिसके अंतर्गत वेरिएंट टाइप्स के वायरस आते हैं और इसका ट्रांसमिशन भी याद रखना है ड्रॉपलेट्स के द्वारा, या कोई इन्फेक्टेड आपका पेशेंट होगा उसके कांटेक्ट में आने से आप इससे संक्रमित हो सकते हैं। अगला आपका है इन्फ्लुएंजा वायरस, यानी इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इसका काजल ऑर्गेनिज्म है इन्फ्लुएंजा वायरस ए है। सिम्टम्स क्या होता है? जब आप इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित हो जाएंगे तो गले में आपका खराश होगा यानी मिचलाना हो जाएगा, सांस फूलना, सिर दर्द, सीने में जकड़न आदि लक्षण। ये समझिए कि ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड बीमारियां हैं, तो इसमें आपको सांस से ज़्यादा समस्या होंगी, सांस लेने से, और आपकी लंग्स इसमें क्या हो जाएंगे? जकड़ जाएंगे। ये भी है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, फैलता कैसे आपका? तो ये भी ड्रॉपलेट्स यानी छींकने से आपके, या बोलने से, मुंह से, जो भी कुछ व्यक्ति बोलते हैं उनके मुंह से थूक या बाहर आते हैं तो इससे भी फैल सकता है। अगला आपका स्वाइन फ्लू, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म है आपका, वो जो वायरस का नाम है H1N1, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है? ये टी फॉर होता है ट्रांसमिशन, यानी ये फैलता कैसे? पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसमें सिम्टम्स क्या है याद रखिएगा स्वाइन फ्लू का? तो इसमें फीवर यानी बुखार आएगा, कफ यानी आपके गले में कफ, खराश हो जाएगा, और इसमें बहती या भरी हुई नाक होगी, आपकी नाक तो बह रही होगी और पूरी भरी होगी, पूरा शरीर दर्द होगा, ठंड लगना, थकान, ये सभी किसके लक्षण है? स्वाइन फ्लू के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके वायरस का, यानी इसका वायरस का नाम क्या है? H1N1 है, याद रखिएगा, पर्सन टू पर्सन फैलता है। अगला आपका आ गया बी ऑप्शन में, तो डर्मोट्रॉपिक डिजीज। डर्मो का मतलब हो गया स्किन, ठीक है, डर्मो मीन्स स्किन, यानी स्किन पर होने वाले वायरस के द्वारा कौन कौन से रोग हैं जो स्किन को प्रभावित करते हैं। तो पहला आ गया चिकन पॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे गाँव में क्या बोलते हैं? छोटी माता के नाम से जाना जाता है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वेरिसेला वायरस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। और यह वायरस एडल्ट में क्या हर्पिज जोस्टर रोग का कारण भी कौन बनता है? यही वायरस बनता है, वेरिसेला वायरस। इसलिए इस वायरस को VZ वायरस के नाम से भी जाना जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? यानी त्वचा पर लाल आपकी क्या पड़ जाती हैं? पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, यानी चकत्ते आप देख रहे होंगे डायग्राम में, छोटे छोटे क्या हो गए? लाल
चकत्ते पड़ गए हैं, फफोला पड़ जाता है जिसमें पस भर जाता है, छाले निकल जाते हैं, जीभ पर भी मुंह में भी निकल आते हैं कभी कभी, लाल धब्बे और छाले सबसे इसके प्रमुख लक्षण, यानी पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल धब्बे निकल जाएंगे और छाले बन जाते हैं इस रोग का, यानी किसका, चिकन पॉक्स का आपका प्रमुख लक्षण है। और ये किसके कारण फैलता है, वेरिसेला के द्वारा। ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी ये भी छुआछूत से फैलता है, यानी ड्रॉपलेट्स ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आते हैं तभी ये चिकन पॉक्स फैल जाता है। आप देखोगे गांव में किसी के घर निकल जाता है तो वहाँ पर आपकी माता जी क्या करती हैं, घर के कोई भी सदस्य आपको उनके यहाँ जाने से मना करते हैं, क्योंकि वहाँ से वो इन्फेक्शन के द्वारा आपके घर में भी आ सकता है। तो कभी भी चिकन पॉक्स किसी परिवार में निकला है तो वहाँ पे आप न जाएं, सावधानी बरतें। अगला आपका है स्मॉल पॉक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसे बड़ी माता जी कहते हैं। काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है वेरियोला वायरस होता है, कौन सा, वेरियोला, और ये सबसे लार्जेस्ट वायरस है, ये भी याद रखिएगा। स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, तो वेरियोला के द्वारा, और ये लार्जेस्ट वायरस है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, बुखार और शरीर की कमजोरी के साथ शुरू होता है और उसके बाद चेहरे और शरीर पर लाल फुंसी निकल आती है। इस बच्चे को आप देख रहे होंगे पूरे शरीर पर छोटे छोटे लाल फुंसियाँ निकल आई हैं। और ये फैलता है किससे, तो ये भी कांटेक्ट और ड्रॉपलेट, यानी ये भी छुआछूत से फैलता है। यानी छुआछूत का मतलब ये नहीं है, यानी किसी भी, यानी जो व्यक्ति इन्फेक्टेड होगा उसके अटैच में यानी कांटेक्ट में आएंगे तभी आपको ये बीमारी फैलेगी, अन्यथा नहीं फैलेगी, ये याद रखिएगा। ओके, स्मॉल पॉक्स जो ये आपको याद रखना, वेरियोला। अगले आपका बीमारी दिया गया है मीजल्स, यानी मीजल्स को खसरा भी बोलते हैं, जिसे रूबियोला भी कहा जाता है या खसरा हिंदी में बोलते हैं, खसरा हो गया। इसका काजल ऑर्गेनिज्म जो होता है पैरामिक्सोवायरस फैमिली के जो सदस्य होते हैं जो खसरा के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसका सिम्टम्स क्या होता है, बच्चों में अधिकतर ये देखने को मिलता है। तो इसका विशिष्ट लक्षण होता है, यानी लाल धब्बे हो जाएंगे, छोटे निकलेंगे लेकिन पूरे शरीर पर होगा, नाक और श्लेष्म झिल्लिया में सूजन आ जाएगी, इसके लक्षण शामिल होती है। ये भी क्या होता है, ड्रॉपलेट्स और कांटेक्ट के द्वारा, यानी ये जितने आपने अभी तक देखा ट्रांसमिशन में, यानी कैसे फैल रहे हैं, तो ये ड्रॉपलेट्स और कांटेक्ट के, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने पर ही ये फैलेगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना, इंपॉर्टेंस इसमें क्या याद रखने वाला, यानी आपको याद रखना जो बीमारी है मीजल्स किसके द्वारा होता है, तो पैरामिक्सोवायरस के द्वारा होता है। स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, डायरेक्ट आपको पूछता है इसमें कि ये रोग किस वायरस के कारण होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या है और ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला है मम्स। मम्स का हिंदी में बोलते हैं गलसुआ, और काजल ऑर्गेनिज्म यह भी है आपका पैरामिक्सोवायरस फैमिली के जो सदस्य होते हैं, यानी गलसुआ रोग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये देख रहे होंगे एक पर्सन के डायग्राम में, गले में क्या, गले के साइड में स्वेलिंग आ गई है। स्वेलिंग क्यों आता है, ये मम्स, तो ये कान के बगल में देख रहे हैं आप, ये कान के बगल में एक सेलेवरी ग्लैंड लार ग्रंथियाँ पाई जाती है जिसका नाम होता है पैरोटिड ग्रंथियाँ। और इसी में क्या होता है कि पैरामिक्सोवायरस के द्वारा संक्रमण होने की वजह से ये जो लार ग्रंथियाँ होती है, पैरोटिड लार ग्रंथियाँ, ये क्या होती है, स्वेलिंग, यानी फूल जाती हैं, और इसी वजह से इसको बोलते हैं मम्स या गलसुआ रोग बोलते हैं। इसको कभी कभी कंठमाला का रोग भी कहते हैं, और ये गले से संबंधित रोग है। ये फैलता किसके द्वारा, ड्रॉपलेट्स के द्वारा, और ये आपका जो सदस्य जिसके द्वारा फैलता है उस वायरस का आपका यहाँ पिक है, यानी पैरामिक्सोवायरस के सदस्य इस तरह दिखता है। इसी के कारण आपका क्या फैलता है, मम्स या गलसुआ, जिसे कंठमाला का रोग भी कहते हैं। अगला आपका आ गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लड एंड विसरल्स आर्गन को आपको क्या करता है, इफेक्टेड करता है, जिसे लिखा विसेरोट्रॉपिक डिजीज भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका लीवर आ सकता है, स्प्लीन आ सकता है, ये विसरल आर्गन है, तो इनको ही ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड करते हैं इस ग्रुप के वायरस। इसमें पहला आपका रोग है येलो फीवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लिख लीजिए कहीं, येलो फीवर, ये किसके कारण होता है, आर्बो वायरस के कारण होता है।
और इसको फैलाता कौन है, एजेंट ऑफ ट्रांसमिशन कौन थे, तो इन्फेक्टेड टाइगर मॉस्किटो है या एडीज एजिप्टी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा फैलाए जाते हैं, तो ये मॉस्किटो के द्वारा, इन्फेक्टेड टाइगर मॉस्किटो और इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी के द्वारा इसको ट्रांसमिशन किया जाता है। यानी ट्रांसमिशन मीन्स होता है ये एक से दूसरे पेशेंट को यानी स्वस्थ मनुष्यों को फैलाते हैं। सिम्टम्स क्या है, शुरुआत में आपको बुखार आएगा, मितली यानी जी मिचलाएगा, उल्टी, पीली त्वचा हो जाएगा और आँखें और सिर दर्द होगा। आँखें आपकी कैसी हो जाएगी, यानी आँखें और त्वचा दोनों पीली हो जाएगा और सिर दर्द होगा। कभी कभी क्या होता है, इसमें हेमरेज बुखार होता है। हेमरेज मीन्स होता है रक्त के साथ, यानी आपके आंतरिक भागों में जो होता है रक्त स्राव होने लगता है। यानी जब इससे आप ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो इसमें आपकी जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सभी क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती है और आंतरिक रक्त का स्राव होता है। इसी को बोलते हैं हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। और इसमें आपका आंतरिक अंगों से ब्लड निकलने लगता है और इस कारण क्या होता है कि आपके शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं और कभी कभी व्यक्ति की क्या होती है, मौत हो जाती है। तो ये आपका येलो फीवर, यानी आप समझिए जिसको येलो फीवर हो जाता है तो 100 में से 50 लोगों की मौत निश्चित हो जाती है कि उसको मरना ही है। तो ये आपका डेंजरस है। डेंगू, अभी आपको अक्टूबर से नवंबर में डेंगू रोग फैलेगा, यह ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अभी अक्टूबर शुरू होने वाला, दिवाली पर शुरू होगा और ये अक्टूबर नवंबर के आसपास डेंगू फैलता है, जिससे बैकबोन फीवर कहते हैं, पूरे के पूरे इंसान को तोड़ के रख देता है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वायरस ऑफ द आपका फ्लेविविरिडी फैमिली का सदस्य होते हैं जो डेंगू फीवर को क्या करते हैं, फैलाने का काम तो मॉस्किटो करते हैं जिनके द्वारा ये होता है। ठीक है, इसी फैमिली के जो वायरस होते हैं वो डेंगू के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन इनको एजेंट कौन होते हैं जिसके द्वारा बैठ के उड़ते हैं जिन पर, तो आपका इन्फेक्टेड टाइगर मॉस्किटो हो जाएगा, इन्फेक्टेड एडीज इजिप्टी हो जाएगा और आपका अगला है एडीज एल्बोपिक्टस, ये मॉस्किटो हैं। ये तीनों आप देख रहे हैं, तो इनमें आपका ये जो मॉस्किटो, ये टाइगर यानी इन्फेक्टेड टाइगर मॉस्किटो और ये जो दिया गया इजिप्टी मॉस्किटो, ये दोनों मॉस्किटो के डायग्राम है। इस तरह ये आप देखेंगे पीछे का हिस्सा कुछ ऊपर और ये ज़मीन से सटा हुआ, और ये वायरस है जिसके कारण आपका डेंगू फीवर होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, तेज़ बुखार, आपका तेज़ सिर दर्द, आँखों के पीछे दर्द होगा, मांसपेशियाँ जोड़ों में दर्द होता है, भूख न लगना, छाती और ऊपरी अंगों पर खसरा जैसे चकत्ते यानी जी मचलाना, मितली जिसको मतली होने लगता है, उल्टी आदि लक्षण शामिल है। तो ये भी आपका डेंगू, और डेंगू में क्या होता है, बहुत ही इसमें प्लेटलेट्स की भी संख्या घटने लगती है बहुत तेज़ी से। तो याद रखिएगा ये अक्टूबर से नवंबर के महीने में तेज़ी से फैलता है। अगला आपका इम्पोर्टेंट है चिकनगुनिया, आप याद रखें चिकनगुनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक समय अपने आप जब नया नया आया था तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को बीमार किया था और बहुत से लोग इसकी वजह से स्वर्गवास हो गया था। तो अब इसको आप याद रखें और तुरंत इसका इलाज करें, लापरवाही ना करें। तो ये किसके कारण होता है, बग्गी क्रीक वायरस के कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखने, परीक्षा में आया है, पूछा गया है। चिकनगुनिया किसके कारण होता है, बग्गी क्रीक वायरस के कारण। इसको फैलाने का काम कौन करता है, इन्फेक्टेड आपका एडिज इजिप्टी जो मॉस्किटो है ये करता है। और इससे जब कोई व्यक्ति पेशेंट इन्फेक्टेड हो जाता है तो सिम्टम्स क्या देखते हैं, सिर दर्द होगा, बुखार, थकान, जी मिचलाना, उल्टी, मांसपेशियों में दर्द, दाने और जोड़ों का दर्द, ये लक्षण सभी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको 1 से 2 बार आप इसको देख लेंगे, तो आप पॉज करके इसको आप रीड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है इसी में आपका विसरल ऑर्गन को इन्फेक्टेड करने वाले कौन से, तो ये हेपेटाइटिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस जो होते हैं लीवर यानी यकृत को एक तीव्र सूजन वाली बीमारी, ये क्या करते हैं, जो हेपेटाइटिस होता है लीवर को इन्फेक्ट करते हैं मोस्टली। ये
कई वायरस के कारण होता है। यानी इसमें हेपेटाइटिस के क्या होते हैं, जो वायरस होते हैं ये फैमिली में है, और ये फैमिली मिलकर लीवर को क्या करता है, डैमेज करते हैं। जिसमें आपका यहाँ पे देख रहे होंगे ये हेपेटाइटिस के पार्ट हैं, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ये सभी क्या है, नाम है, यानी ये रोग हैं। हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी, सी, देख रहे हैं लीवर को दर्शाया गया, तो ये क्या सभी लीवर को डैमेज करते हैं। ये जैसे आपको हेपेटाइटिस ए को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शंस हेपेटाइटिस या शॉर्ट इंक्यूबेशन हेपेटाइटिस भी कहते हैं, यानी ये कम समय के लिए रहता है। लेकिन ये जो इसको काज करता है वो आरएनए वायरस होता है। किस फैमिली में बिलोंग करता है, पिकॉर्नेविरिडी फैमिली में बिलोंग करता है। इसमें आपको याद रखने वाला क्या चीज़ है, तो किस फैमिली के जो वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको ये याद रखना, पिकॉर्नेविरिडी फैमिली के जो वायरस होते हैं वो हेपेटाइटिस, यानी सभी हेपेटाइटिस के लिए अधिकतर जिम्मेदार होता है। ये ट्रांसमिशन कैसे होता है इनका, इन्फेक्टेड फूड, वाटर और कांटेक्ट, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे। तो हमेशा हमें फ्रेश खाना खाना चाहिए और फ्रेश अच्छा पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस से खतरा कम हो। ये जो आपका है हेपेटाइटिस का इन्फेक्टेड फैमिली का जो एक सदस्य का ये पिक है, इस टाइप का ये दिखते हैं। इसमें देखते हैं हेपेटाइटिस ए, अभी हम डिस्कस किए पीछे, और यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। इसको बस याद रखना है कि किसके कारण ये फैलता है, तो किसके कारण, किस फैमिली के, तो लिखा है हेपार्डनेविरिडी फैमिली के कारण फैलता है। और ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है, कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स के, जब हम कांटेक्ट में आते हैं तभी आप हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड होते हैं। आपका हेपेटाइटिस सी, ये आपका किस तरह का सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, और ये भी आपका बिलोंग करता है फ्लेविविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये देखिए आपको डायरेक्ट फैमिली याद रखना है, और इसका किसके द्वारा फैलता है, इस बात को आप याद रखना है। सेम ये भी कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा आपका फैलता है। कौन सा, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। डेल्टा हेपेटाइटिस क्या होता है कि जब व्यक्ति क्या होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी दोनों वायरस से संक्रमित होता है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से डेल्टा वायरस, यानी एक ही पेशेंट के अंतर्गत हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी के दोनों वायरस उपस्थित होते हैं, तो इसी को बोलते हैं डेल्टा हेपेटाइटिस। अगला है आपका हेपेटाइटिस ई, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से होता है, और एक किससे फैलता है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यानी गंदे पानी पीने की वजह से हेपेटाइटिस ई की वजह ई से आप संक्रमित हो सकते हैं। अगला आपका हेपेटाइटिस जी, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस के कारण होता, और ये भी किस फैमिली के मेंबर्स इसको होता है, तो फ्लेविविरिडी फैमिली के वायरस जो होते हैं, जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वाले होते हैं, जो हेपेटाइटिस जी के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आपका फैलता किससे, ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड, यानी कोई व्यक्ति इससे क्या है, इन्फेक्टेड है हेपेटाइटिस जी से, अगर उसका हम ब्लड चढ़वाते हैं तो भी हम उससे क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इस बात को याद रखना है कि जिसका भी हम कभी ब्लड चढ़वाएं किसी भी पेशेंट से, अगर मान लीजिए किसी का भी आप ब्लड लेने हैं, तो पहले हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे, उसके बाद हम ब्लड को अपने अंदर क्या कराएंगे, उसको चढ़वाएंगे। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एड्स, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्स के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में 1981 में किसने किया था, डॉक्टर गोटलीब द्वारा रिपोर्ट किया गया। ये याद रखिएगा, सबसे पहले यूएसए में पता चला था। एड्स जो होता है एचआईवी के कारण होता है। एचआईवी का नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, इसको कहते हैं, एचआईवी के कारण होता है, यानी ये एक वायरस है जिसके कारण होता है। एचआईवी एक कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा कि एचआईवी किस वायरस के कारण होता है, तो रेट्रो वायरस के कारण, जिसमें
एकल यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं। एकल फंसे हुए आरएनए का मतलब हो गया सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया आरएनए। इस वायरस की पहचान किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट हुए थे आपका LUC मोंगटैग्नियर, जो 1983 में फ्रांसिस, दो वैज्ञानिक थे, तो LUC मोंगटैग्नियर थे और दूसरा थे फ्रांसीसी बर्रे सिनोसिस ने सबसे पहले एड्स वायरस की पहचान की। ये भी याद रखिए, पूछा गया कि एड्स वायरस की सबसे पहले किसने पहचान की, यानी एड्स वायरस कौन है? HIV, या जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, HIV, याद रखिएगा। और 1 दिसंबर को आपको विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आपका पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया। तो एड्स वनडे एग्जाम से या अदर कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको 1-2 बार आप वीडियो को पॉज करके ये रीड कर लीजिएगा। लास्ट है आपका इसका है न्यूरोट्रॉपिक वायरल डिजीज। न्यूरोट्रॉपिक का मतलब होता है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाले वायरस। तो इसमें कौन सा है? रेबीज वायरस, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फोबिया मतलब होता है डर। जैसे पानी से डर लगे उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज शब्द जो है रेज के लिए, यानी रेज जो है उससे लिया गया है, और ये दूसरे शब्द रैब्रे से आया है, तो ये याद रखिएगा। तो रेबीज शब्द किसे? रेज के लिए लैटिन और रैब्रे से आया है, तो 2 शब्द है रेज और रैब्रे। रेबीज का सबसे आम भंडार कहाँ मिलता है? कुत्तों में, यानी ये कुत्तों में जो पागल कुत्ते हो जाते हैं, अगर किसी भी स्वस्थ पर्सन को काट देते हैं तो रेबीज से क्या हो जाएगा? संक्रमित हो जाता है। रेबीज वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक घातक संक्रामक रोग है। ये कैसा है? संक्रामक रोग है। अगर वो किसी व्यक्ति को काट दिया तो व्यक्ति को अगर किसी को काटता है या उसका आप जूठा खाते हो तो उससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। और जिस वायरस के कारण होता है उसको बोलते हैं रियो वायरस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रियो वायरस। ना तो अगला है ये कुत्तों के अलावा आपका लोमड़ी में, भेड़िए में, गीदड़ में, न्योले में, बिल्लिया में, अगर ये भी अगर काटते हैं तो आप रेबीज के क्या हो सकते हैं? शिकार हो सकते हैं, यानी रेबीज से आप संक्रमित हो सकते हैं। मनुष्य में रेबीज से संक्रमित होने पर पानी का डर होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है पानी, फोबिया मीन्स डर, यानी जब कोई व्यक्ति रेबीज से संक्रमित हो जाता है तो पानी पीने से भी डरता है। इसको बुलेट भी कहते हैं, यानी इस वायरस का जो शेप होता है बुलेट के आकार का होता है, तो इसको बुलेट वायरस भी कहते हैं। याद रखिएगा, कहीं कहीं पूछ लेता है कि रेबीज जो होता है किस वायरस से, तो ऑप्शन में आपको ये न दिया होगा तो वहाँ पर आपको क्या दिया होगा? बुलेट वायरस। तो बुलेट वायरस रेबीज वायरस को ही क्या बोलते हैं? बुलेट वायरस भी बोलते हैं, क्योंकि इस वायरस का शेप बुलेट के आकार का होता है। अगला आपका पोलियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोलियो माइलिटीज, यानी पोलियो का जो नाम आया गया तो पोलियो आपका जो आया गया तो किससे आया गया? तो पोलियो माइलाइटिस का संक्षिप्त रूप है, यानी इसी को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं? पोलियो बोलते हैं। यह शब्द ग्रीक पोलियोस से ग्रे और माइलोम से लाया गया है, यानी ग्रे और माइलोम से लिया गया है, और यही मिलकर माइलोम मीन्स होता है मैटर। क्या होता है? मैटर, यानी ग्रे मैटर। ये ग्रे मैटर क्या होता है कि हमारे बैकबोन और ब्रेन से क्या होता है जब इसका निर्माण होता है। रीढ़ की आपकी बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र ऊतक जो है इस रोग से प्रभावित होता है। यानी पोलियो में हमारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? एक रीढ़ की हड्डी, और ब्रेन की जो तंत्रिका ऊतक है वो क्या होता है? पोलियो से प्रभावित होता है। पोलियो वायरस जो होता है किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो आपका पिकोर वीरिडे फैमिली से संबंधित रखता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1955 में जोनास साल्क द्वारा विकसित पहला टीका कौन था? पोलियो का था, और बाद में पोलियो का टीका डेवलप किया ये इन्होंने। अगला आया था अल्बर्ट
साबिन 1961 में बच्चों को पोलियो के हमले से बचाने के लिए छीड़ पोलियो वायरस मुक्त युक्त मौखिक टीका विकसित किया। छीड़ पोलियो वायरस का मतलब हो गया कि इस समय देखा होगा कि कोविड-19 में क्या हो गया कि उसी वायरस को क्या है उसको कमज़ोर करके उसका फिर से क्या उसको वायरस नहीं, उससे वैक्सीन बनाया गया। तो इसमें जो पोलियो का वायरस था उसी को कमज़ोर कर दिया गया, यानी निष्क्रिय करके उसी से वैक्सीन बनाया गया। तो इसी को बोला गया छीड़ पोलियो वायरस युक्त एक मौखिक टीका विकसित किया जिससे हम आसानी से ले सकते थे। तो इसी के साथ आपका लास्ट ये चल रहा है पोलियो उन्मूलन, यानी पोलियो के निवारण के लिए सरकारें क्या कर रही हैं। सभी देशों में, लगभग कुछ देशों में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया, जैसे श्रीलंका हुआ। भारत भी हद तक क्या है पोलियो उन्मूलन यानी पोलियो से क्या है मुक्ति पा चुका है। तो पोलियो उन्मूलन के लिए भारत में यूनिसेफ की मदद से, याद रखिए यूनिसेफ की मदद से WHO द्वारा समन्वित सार्वजनिक पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप देखते होंगे कि एक ऐड आता है 2 बूंद जिंदगी के लिए। अमिताभ बच्चन आपके इसके एम्बेसडर रहे हैं और इसके प्रचार भी करते हैं। तो ये यूनिसेफ की मदद से WHO के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ये फैलता कैसे पोलियो, तो इन्फेक्टेड फूड, यानी जब आप इन्फेक्टेड फूड खाएंगे या कंटामिनेटेड ऑफ वाटर यानी दूषित जल पिएंगे, कांटेक्ट विद ह्यूमन फेसेस यानी कभी कभी मानव मल के साथ भी संपर्क में आने पर क्या होता है इससे संक्रमित हुआ जा सकता है। यानी हर साल 24 अक्टूबर को, याद रखिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका क्लास ख़त्म होता है। क्लास यहाँ पर आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि किसके द्वारा जैसे कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है, राइनो आपका वायरस के द्वारा, सार्स यानी सार्स कोरोना वायरस के, इन्फ्लुएंजा वायरस, स्वाइन फ्लू। तो यहाँ पर आपको लिखा गया 1 से 2 बार आप रीड कर लेंगे तो आपका यहाँ पर पूरे के पूरे तैयार हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट डिजीज हैं वायरस के द्वारा कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।